हाय हेलो व्हाट्सएप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम लोग ज्योग्राफी के माध्यम से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ये है करंट अफेयर्स। तो ज्योग्राफी का जो करंट अफेयर्स है या आसपास होने वाली जो हाल ही में जो आसपास भौगोलिक घटनाएं घटी है उसके विषय में हम लोग प्रयास करेंगे कि उन पर हम लोग वीडियोस बनाते चलें और आपको उनके बारे में अवेयर करते चलें। तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा करंट अफेयर्स को पढ़ाने का कि कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, कोई भी छोटे से लेके बड़ी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में जब आप अपीयर होते हैं तो ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं वो आपकी गलत ना हो। साथ ही में ये आपको लाभ देगा बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिसमें आपको मेंस में आंसर राइटिंग करना होता है। उसमें ज़्यादातर प्रश्न देखा गया है, हाल ही का जो सिनारियो चल रहा है उसमें करंट अफेयर्स से जोड़ करके जीएस के प्रश्नों को दिया जाता है। तो जीएस में अगर आपको तैयार करना है, तो अगर आपको जीएस के संबंध में कोई विषय तैयार करना है तो आपको उस विषय को करंट अफेयर्स से संबंध में भी तैयार कर लेना चाहिए। तो करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग भूगोल से संबंधित करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। तो आज जो करंट अफेयर्स का मुद्दा है हमारे सामने वो है ग्रीनलैंड का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसका नाम है वर्तमान में जेकब स्वान ग्लेशियर, वो पिघल रहा है। हाल ही के अंदर ये घटना देखी गई है जेकब स्वान ग्लेशियर के पिघलने की। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो देखिएगा कि जो हमारा हेडिंग रहेगा वो ये रहेगा, ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा जेकब स्वान ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। तो अब आप देखिएगा जेकब स्वान क्या है। जेकब स्वान एक बेसिन है जहाँ पर बड़ा सा ग्लेशियर मौजूद है। ये ग्रीनलैंड का के जो 5 सबसे बड़े बेसिन हैं उनमें से एक है और ये जो ग्लेशियर है ग्रीनलैंड के 3 सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से भी एक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली जेकब स्वान क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि यहाँ की जो आइस शीट है, मतलब बर्फ की जो चादर है, वो टूटने के कगार पर है और इस आइस शीट को पृथ्वी पर स्थित दूसरा सबसे बड़ा आइस शीट के रूप में जाना जाता है। आप देखिएगा ये इस प्रकार से टूट रहा है और धीरे धीरे टूट करके पानी के अंदर गिर रहा है और ये पिघलता जा रहा है। यदि ये पूरा का पूरा जेकब स्वान ग्लेशियर पिघलता है, ये देखिएगा, अगर ये पूरा का पूरा पिघलता है तो समुद्री जल स्तर में 7 मीटर तक की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। फिर हम लोग अगर बात करें कि इसके पीछे का कारण क्या है कि ये ग्लेशियर टूट रहा है या पिघल रहा है या मेल्ट हो रहा है, इसे हम लोग कहते हैं मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। तो बेसिकली क्या है कि तापमान में जो धीरे धीरे वृद्धि हो रही है या यूँ कहें कि वैश्विक तपन में जो वृद्धि हो रही है वो इसके पीछे का कारण हमेशा से बताया गया है। इससे पहले भी 2019 में ग्रीनलैंड का एक ग्लेशियर पिघला था। उस समय भी जब वैज्ञानिकों ने इसके पीछे के कारणों की जो खोज की थी तो ग्लोबल वार्मिंग या जो वैश्विक तपन है उसे ही इसका कारण बताया गया था। और ये भी बताते हैं वैज्ञानिक कि आगे जाके भविष्य में अगर पृथ्वी का विनाश होता है तो उसके पीछे का कारण वैश्विक तपन ही होगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि नासा जो है, जो एक स्पेस एजेंसी है, वो क्या कहती है कि उसका जो मैरिट मिशन है, बेसिकली उसका नाम है मैरिट मिशन इन ग्रीनलैंड। इसके अंदर इन्होंने एक ग्लिस्टीन रडार से इन्होंने आंकड़े प्राप्त किए। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार साइंस एंड टेक में या फिर ज्योग्राफी में या एनवायरनमेंट में कुछ इस तरह की चीज़ें पूछ लेते हैं कि ग्लिस्टीन रडार का संबंध किससे है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि बेसिकली नासा जो स्पेस एजेंसी है और रिसर्च एजेंसी भी है, उसका एक जो मैरिट मिशन है, ग्रीनलैंड मैरिट मिशन, उसमें उन्होंने ग्लिस्टीन रडार से कुछ आंकड़े प्राप्त किए हैं। और ये आंकड़े क्या बताते हैं, इधर देखिएगा आप, कि इनके अनुसार जेकब स्वान जो ग्लेशियर है वो ग्रीनलैंड का सबसे तेजी से पिघलने वाला ग्लेशियर है और विश्व का सबसे तेजी से प्रवाह करने वाला ग्लेशियर भी बनता जा रहा है। सबसे तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, पिघलता जा रहा है और जल में प्रवाहित होता जा रहा है ये ग्लेशियर। तो बेसिकली यह ग्लेशियर ग्रीनलैंड के कुल आइसबर्ग्स का 10% उत्पादित करता है। आइसबर्ग मतलब क्या होता है? बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जो कि ग्लेशियर से टूट करके जल में अथवा समुद्र में प्रवाहित होते हैं। जब आप नौका से या शिप से आप जब सफ़र कर रहे होते हैं तो आपको रास्ते में बड़े बड़े आइसबर्ग दिखेंगे। आपको टाइटैनिक फिल्म के अंदर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अच्छे से देखने को मिल जाएगा। तो ग्रीनलैंड से जितने भी आइसबर्ग निकलते हैं, बर्फ़ के टुकड़े निकलते हैं, उन टुकड़ों में 10% का उत्पादन तो जेकब स्वान ग्लेशियर अकेला करता है। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ग्लेशियर कितना बड़ा होगा और किस प्रकार से टूट रहा है और मेल्ट हो रहा है। आई होप ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आया होगा। अगर ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे लाइक करके और नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। लाइक करें ना करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार से ये हेल्पफुल रहेगा।
फिर अब हम लोग बात करते हैं ग्रीनलैंड के बारे में, क्योंकि ये ग्लेशियर का संबंध ग्रीनलैंड से है। तो ग्रीनलैंड के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि ये कहाँ है, कौन सा देश है, क्या इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, कौन सी इसकी राजधानी है, और इसके बारे में सामान्य जानकारी। तो ये देखिएगा आप लोग, तो ग्रीनलैंड बेसिकली डेनमार्क जो है उसके अधीन है। डेनमार्क जो राजशाही है उसके अधीन एक स्वायत्त घटक है, मतलब बेसिकली एक ऑटोनोमस जो है कंट्री है ये डेनमार्क के अधीन। डेनमार्क क्या है? डेनमार्क वो देश है जो यूरोप महाद्वीप में आता है। क्लियर है? तो आप देखिएगा यह देश है जो आर्कटिक और अटलांटिक सागर के बीच कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह के बीच में स्थित है। आप देखिएगा जब हम लोग इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं, इधर देखिएगा, तो हम ये पाते हैं कि बेसिकली ये कनाडा के आसपास का या नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा हमें भौगोलिक दृष्टि से ये दिखता है, परंतु राजनीतिक दृष्टि से इसके ऊपर जो है इधर एक देश है डेनमार्क, उस डेनमार्क का इस पर कब्जा है, या यूँ कह सकते हैं, कब्जा नहीं कहेंगे, कि ये डेनमार्क का ही एक स्वायत्त घटक है। फिर हम लोग बात करते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी है कि हालांकि भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही एक हिस्सा है, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद से ये यूरोप का एक राजनीतिक हिस्सा है, या यूरोप से राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। नाम है उस देश का डेनमार्क। राजधानी बात करें अगर, तो इसकी राजधानी है नुक। नुक इसकी राजधानी है। निवासियों की बात करें तो यहाँ पर 80 से 82% जो लोग हैं वो इन्यूत लोग हैं। मैंने इन्यूत लोग किस प्रकार के होते हैं उसका भी वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के मानव भूगोल के अंदर जनजाति वाला जो टॉपिक है उसमें आप इन्यूत जनजाति, ये एस्किमो जनजाति ही है से संबंधित एक वीडियो है, आप चाहे तो इनके बारे में वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर निवास करने वाले लोगों में 80% के आसपास इन्यूत लोग हैं, बाकी के 20% डेनिश लोग हैं, डेनमार्क के रहने वाले। कुल जनसंख्या यहाँ पे आपके सामने है। मुद्रा डेनिश क्रोन चलती है, क्योंकि राजनीतिक रूप से यह डेनमार्क का ही हिस्सा है। इधर देखिएगा आप, जब हम ऊपर से इसकी फोटोग्राफी लेते हैं तो इस प्रकार से हमें दिखता है ग्रीनलैंड। तो आई होप आपको ग्रीनलैंड की लोकेशन समझ में आ गई होगी। जिन विद्यार्थियों ने पहले कभी ग्रीनलैंड को देखा नहीं है वो यहाँ देख सकते हैं। ये ग्रीनलैंड है, ये हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और ये हमारा यूरोप महाद्वीप। यहाँ है डेनमार्क, और डेनमार्क का इस पर अधिकार है। अगर हम लोग बात करते हैं आगे की कि हिमनद क्या होते हैं, हम लोग बार बार बात करें कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो बेसिकली ग्लेशियर क्या है। तो यहाँ पर आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन कि हिमनद जो है जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील एक जो है संकेतक है। मतलब अगर हिमनदों का तेजी से पिघलना होता है तो वैज्ञानिक इस चीज़ का अनुमान लगा देते हैं कि जलवायु परिवर्तित हो रही है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। बेसिकली क्या है, क्रिस्टल से देखिएगा, क्रिस्टल ये बर्फ, चट्टान, तलछट जल से निर्मित, जहाँ वर्ष के अधिकतम समय बर्फ जमी रहे, जहाँ पर वर्ष का अधिकतम समय बर्फ जमी रहे वो हिमनद कहलाता है। मतलब ऐसा भूक्षेत्र जहाँ पर एक लंबे क्षेत्र के अंदर वर्ष भर बर्फ जमा रहे, तो बर्फ जमा रहेगा और बर्फ की मोटी मोटी चादर जमी रहेगी, तो उस प्रकार के क्षेत्रों को हिमनद कहेंगे। और हिमनद अधिक भार के कारण, इनका वेट अधिक होता है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण स्लोप के मतलब ढाल के अनुरूप जो ये प्रवाह करते हैं ये गतिशील होते हैं। जैसे आपने जल को प्रवाह करते हुए देखा है, वैसे ही अगर हिम प्रवाह करे तो वो एक प्रकार का हिमनद कहलाएगा। तो इसके प्रवाह का कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और इसका अधिक भार। तो बेसिकली पृथ्वी पर जो हमें जितना भी जल उपलब्ध होता है, जल की मात्रा का बेसिकली 2.1% हिमनदों के अंदर मौजूद है, जबकि 97% उपस्थिति महासागरों में और अंतरस्थलीय समुद्रों में है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग वैश्विक जल उपलब्धता की बात करते हैं तो 2% संपूर्ण पृथ्वी के जल का हिमनदों के अंदर ही मिलता है। फिर हम लोग बात करें विश्व वितरण कहाँ है हिमनदों का, सबसे ज़्यादा तो 91% हिमनद अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के अंदर अवस्थित है। और यहाँ पर हम लोगों ने हिमनदों को देखा है, इधर देखिएगा आप लोग, तो ये जहाँ पर भी जितने भी आपको यहाँ पर डॉट्स मिल रहे हैं ये सभी के सभी हिमनदीय क्षेत्र हैं। ये जो ब्लू डॉट्स हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, ये देखिएगा, ये सारे के सारे हिमनदीय क्षेत्र हैं। हिमनदीय क्षेत्र, ये पूरा वाइट क्षेत्र देख लीजिएगा। वैसे ये उच्च अक्षांशों पर तो मिलता ही है, जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे हिमनद मिलेगा, परंतु नीचे भी अधिक ऊंचाई पर पर्वतों के आसपास हमें हिमनद देखने को मिल जाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और इसमें भी आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो देखिएगा, ये ग्रीनलैंड वाला एरिया पूरा का पूरा हिमनदों से और बर्फ़ की चादरों से ढका हुआ दिखाया गया है। तो दिस इज़ मैप फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लेशियर्स। फिर अब हम लोग बात करते हैं हिमनदों का महत्व क्या है, बेसिकली ये काम क्या आते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, जल का संचित भंडार है। पृथ्वी में जो स्वच्छ जल आता है उसका 3/4 भाग हिमनदों में संग्रहित है। हम लोग जो स्वच्छ जल पीते हैं,
जो साफ जल, शुद्ध जल, क्योंकि समुद्र का जल खारा जल होता है, मानव उपयोग के लिए नहीं होता है, तो जो स्वच्छ जल है, जो उपयोगी जल है, उसका 3/4 भाग हमें किससे प्राप्त होता है? हिमनद से प्राप्त होता है। और पृथ्वी पर जल का जो दूसरे बड़ा जो स्वच्छ जल का भंडार है वो भी हिमनद ही है। मतलब पृथ्वी पर जितना भी जल उपलब्ध है उसमें जो दूसरा सबसे बड़ा भंडार मिलेगा वो हमें हिमनदों के रूप में ही प्राप्त होता है। फिर हम लोग बात करें अगला, तो जलीय जीवों के जीवन हेतु हिमनद उपयोगी है। मतलब पर्वतीय वातावरण में कई जलीय प्रजातियों के जीवित रहने के लिए ठंडे जल की आवश्यकता होती है। मतलब इस प्रकार के जीव हैं जो ठंडे जल में ही जो है पल्लवित होते हैं, विकसित होते हैं, उनके लिए भी हिमनद का जो ठंडा और शुद्ध जल है वो काफ़ी उपयोगी रहता है। जलधारा के तापमान में परिवर्तन में नेटिव ट्राउट एवं अन्य क्रिस्टोन संबंधी प्रजातियों के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। मतलब अगर इनके तापमान में जब चेंजेस होते हैं तो कई सारी प्रजातियां हैं उनमें नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो वे प्रजातियां जो जल के तापमान और जल की शुद्धता के प्रति संवेदनशील होते हैं उनके लिए भी हिमनद काफ़ी उपयोगी है। मानव के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, तो आप देखिएगा, बेसिकली मानव को ये कई उपयोगी संसाधन जो है प्रदान करते हैं। हिमनदीय मृत्तिका, ग्लेशियल टिल से कई सारे फसलें और उपजाऊ मृदा प्राप्त होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, टिल का मैदान, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कहीं भी सर्च करके बताइए, बुक में देखिए टिल का मैदान किसे कहते हैं। टिल के मैदान का सबसे अच्छा उदाहरण आपको कहाँ देखने को मिलता है? फिर देखिए रेत बजरी निक्षेप। बेसिकली क्या होता है, जब हिमनद आते हैं, जब बर्फ़ की बड़ी बड़ी चादरें जब स्लोप से जब प्रवाहित होती है तो प्रवाहित होने के क्रम में उत्पाटन के द्वारा या संघर्षण के द्वारा कई सारी चट्टानों के टुकड़े, मृदा और कई सारे खनिज पदार्थ वो इकट्ठा करके लेकर के आते हैं, जो मानव के लिए खनिज रूप में उपयोगी होता है। अब हम लोग बात करते हैं, एक मुद्दा है ग्लेशियरों का पिघलना। बेसिकली ये मुद्दा क्या है आप उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस मुद्दे के द्वारा ही हम लोग इस चीज़ की सेंसिटिविटी को या संवेदनशीलता को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, दुनिया में तकरीबन 2 लाख के आसपास ग्लेशियर है और ग्लेशियरों को धरती पर मीठे पानी के भंडार के रूप में जाना जाता है। मतलब इन ग्लेशियर से हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है मीठा जल, पीने लायक जल। तो बेसिकली जीवाश्म ईंधनों का बेतहाशा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसों का हम लोगों के द्वारा उत्सर्जन हो रहा है, ओजोन परत में छिद्र जैसी घटनाएं घट रही है, और ऐसे अनेक कारणों से जो है ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तपन की घटनाएं देखने को मिलती है, जिससे आसपास का तापमान बढ़ता है और ग्लेशियर जो है उनके पिघलने की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। हिमनदों के पिघलने की घटनाएं या मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हमें देखने को मिलता है। अगर इसी प्रकार से हमारा उपयोग जो है जीवाश्म ईंधनों का उपयोग और वैश्विक तपन को बढ़ाने का उपयोग अगर चलता रहा, तो आईपीसीसी ने अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या है, आईपीसीसी का गठन कब हुआ था। आईपीसीसी ने चेतावनी दी है कि इस सदी के अंत तक हिमालय के जो ग्लेशियर हैं वो अपनी 1/3 बर्फ को खो सकते हैं। आप देखिएगा, हिमालय भी ग्लेशियर उत्पादन में और ग्लेशियर जो है संधारण करने में विश्व में बहुत बड़ा योगदान देता है, क्योंकि हिमालय की हाइट बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर बहुत कम होता है, ग्लेशियर का निर्माण होता है। अगर प्रदूषण की रफ्तार इसी तरीके से बढ़ती रही तो 2100 की सदी तक हम लोग 80% ग्लेशियर्स को खो देंगे। बेसिकली ग्लेशियर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ग्लेशियर सारे पिघलते हैं तो समुद्र का जो सी लेवल है, क्योंकि ये पिघल के जाएंगे कहाँ, अल्टीमेटली ये जाएंगे ओशंस में या महासागरों में, तो उनका सी लेवल बढ़ता जाएगा और उनके मार्जिन्स पे जितने भी शहर हैं, जितने भी देश हैं जो द्वीपीय देश हैं या तटीय शहर हैं, उनके डूबने की चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। और कई सारी घटनाएं हमें आसपास देखने को मिलेगी जिन्हें हम लोग जियोग्राफिकल फिनोमिनास कह सकते हैं। तो बेसिकली इधर देखिएगा कि ग्लेशियर के बेतहाशा पिघलने से संपूर्ण मानव जाति पर खतरा मंडरा सकता है और अधिकतर आबादी के लिए साफ पानी के ग्लेशियर वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो हम बेसिकली साफ पानी के लिए किस पर आश्रित रहेंगे, ये सोचने का विषय रहेगा। फिर हम लोग देखें तो कृषि के लिए भी पानी इन्हीं ग्लेशियर से प्राप्त होता है। अगर ग्लेशियर से पानी आना बंद हो जाए, अगर ये पानी ग्लेशियर से आना बंद हो जाए, खासतौर से हिमालय वाला क्षेत्र से, तो आप देखिएगा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। वहीं यूरोप में भी कई सारे देशों में अकाल की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि यूरोप में आप देखिएगा डायरेक्ट वर्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि ज़्यादा शीत क्षेत्रों में, तो उन क्षेत्रों में ग्लेशियर बन जाते हैं और धीरे धीरे ग्लेशियर्स के पिघलने से रिवर्स में जो वाटर फ्लो होता है, उसी वाटर फ्लो से यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनको फ्रेश वाटर प्राप्त होता है। फिर हम देखिए सूखे की स्थिति में आम जनजीवन भी खतरे में पड़ सकता है। क्लियर है। मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले 2019 में 1-1.5 साल पहले आइसलैंड का एक और ग्लेशियर पिघला था,
उसके विषय में चर्चा की थी। उसका नाम है ओक्सोकुल ग्लेशियर। 2019 में ही आइसलैंड का सबसे प्राचीन ग्लेशियर और सबसे बड़ा ग्लेशियर ओक्सोकुल ग्लेशियर का अस्तित्व खत्म हो चुका है, और उसके पीछे के कारण भी हम मानव ही हैं। आप यहाँ पर ओक्सोकुल ग्लेशियर की स्थिति को आप देख सकते हैं। पहले की स्थिति ये थी, ग्लेशियर में इतना बर्फ था, और वर्तमान की स्थिति ये है जहाँ पर आपको बर्फ़ कहीं भी या बर्फ़ की चादर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। तो इसके पीछे का कारण बेसिकली वैज्ञानिकों ने भी जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और वैश्विक तपन को ही माना है। अगर आज ग्रीन हाउस गैसों के आज भी अगर हम उत्सर्जन को बिल्कुल शून्य कर दें, जो कि संभव नहीं है शून्य करना, हम या तो इसे कम कर सकते हैं अथवा इसके संयमित उपयोग पर ध्यान दे सकते हैं, पर इसे शून्य करना संभव नहीं है। यदि आज भी हम अगर इन उत्सर्जनों को शून्य कर दें, तब भी इसे सामान्य करने में कम से कम हमें 200 साल लगेंगे, अगर हम लोग इसे शून्य करते हैं तो। फिर आप देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैश्विक पर्यावरण रिपोर्ट में आगाह किया था कि समुद्र तल में इजाफा होने से 2050 तक भारत के कई शहरों पर खतरा मंडरा सकता है। इसमें भारत के बड़े शहर मुंबई और कोलकाता जैसे शहर भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 4 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सी लेवल बढ़ेगा, तट के आसपास जो शहर स्थित है उनके डूबने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये है। फिर आप देखिएगा, इसके अलावा नासा की भी एक रिपोर्ट है। उनके अनुसार ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र में तेजी से ग्लेशियरों के पिघलने से ग्रेडियंट फिंगरप्रिंट मैपिंग टूल से इन्हें पता लगा है कि कर्नाटक और कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भी सी लेवल जो इंक्रीज होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा। बेसिकली ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्री जल स्तर का बढ़ना लाजमी है। मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि ग्लेशियर का पिघला हुआ जल अल्टीमेटली कहाँ जाता है, वो जाता अल्टीमेटली समुद्रों में ही है। तो सी लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। द ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता। इधर देखिएगा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। मालदीव्स एक देश है, चीन में ग्वांगझाओ, शंघाई, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, म्यांमार में यंगून, थाईलैंड बैंकॉक, वियतनाम का में हो ची मिन सिटी। और ये इस प्रकार के जो शहर हैं और इस प्रकार के जो देश हैं, ये सबसे ज़्यादा ग्लेशियर मेल्टिंग से प्रभावित होंगे। यूरोपीय देश तो होंगे ही होंगे, लेकिन एशिया के अंदर ये वो क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा घनी आबादी का क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि 1870 से 2004 के बीच समुद्री जल स्तर में लगभग 19 सेंटीमीटर जो है, बेसिकली 1800 से लेकर 2000 तक लगभग 200-250 वर्षों में लगभग 19 सेंटीमीटर जल स्तर में वृद्धि हो चुकी है समुद्र के। देखिएगा, 19 सेंटीमीटर आपको कम लगता है, पर जो शहर तट के निकट हैं, जो देश तट के निकट हैं, उन्हें 19 सेंटीमीटर का महत्व पता चल जाता है। फिर हम देखेंगे कि जियोफिजिकल रिसर्च लेटर में प्रकाशित उनके एक रिसर्च में ये कहा गया है कि 1900 से लेकर 2100 तक समुद्री जल स्तर में लगभग 9 से 88 सेंटीमीटर के बीच वृद्धि हो सकती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको ग्लेशियर से संबंधित ये टॉपिक कैसा लगा आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और दूसरी बात ये है कि ग्लेशियर हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंस है, ये मैं आपको समझाने में कारगर रहा हूँगा। करंट अफेयर्स को आप लोग ध्यान से पढ़िए, करंट अफेयर्स को डेली पढ़िएगा। न सिर्फ ज्योग्राफी, अन्य विषयों की भी करंट अफेयर्स आपके लिए परीक्षा या प्रतियोगिता परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने में सबसे ज़्यादा उपयोगी रहते हैं। इसीलिए आप लोग करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। ग्लेशियर किसे कहते हैं, ग्लेशियर का महत्व क्या है, ग्लेशियर पिघलने की घटनाएं किस प्रकार से घटित हुई है और हाल ही में क्या क्या चीज़ें हुई है, इस सब चीज़ों के लिए जो मैंने कंटेंट लिया है नवभारत टाइम्स, जागरण आदि के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसी तरह से बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा।